हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद DK 95। दोस्तों, यदि आप सीटेट एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ CDP प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस, जो दोस्तों एक मॉडल पेपर की तरह है। आप लोग लास्ट तक देखने के बाद में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 70 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। कौन सा है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। तो याद रखिएगा, ये डिपेंड करता है शिक्षक को विषय की समझ। यदि शिक्षक को विषय की समझ नहीं है तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है कि शिक्षक को निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। जो शिक्षक होते हैं शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित करने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो याद रखिएगा ये किस लिए दोस्तों उपयोग करते हैं। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी राइट। शिक्षण को क्या करने के लिए? रोचक बनाने के लिए, जिससे बच्चों को क्या करे, पढ़ाई में मन लगे, इसलिए सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जैसे कोई गार्जियन मीटिंग रखी गई है और उसमें सभी गार्जियंस को बुलाया गया है, उसमें कुछ गार्जियंस आते हैं और कुछ गार्जियंस नहीं आते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे अनदेखी करना चाहिए। तो याद रखिएगा, यदि कोई गार्जियन नहीं आ पाता है तो क्या करना चाहिए? शिक्षक को उनसे जाकर मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। इसमें शिक्षक का दायित्व है कि वो गार्जियन को जाकर मिले। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। बंटित नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा। समूहित भी नहीं होता है, अंतरालित भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कि पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठचर्या निर्माण को क्या माना जाता है? एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञ कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव है कि एक अत्यधिक विशेषता कार्य। दोस्तों ये पाठचर्या निर्माण के लिए आवश्यक माना जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है कि एक विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। मतलब विद्यार्थी अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। एकांत में करनी चाहिए, अलग से करना चाहिए, लोगों के बीच में करना चाहिए या व्यक्तिगत रूप में करना चाहिए। तो याद रखना चाहिए दोस्तों, उसकी प्रशंसा लोगों के बीच में करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है, किसी बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार प्रदर्शित करने के लिए क्या किया जाता है? उसको दिया जाता है ग्रेड दिया जाता है। अंक और ग्रेड अंक दोनों नहीं दिए जाते हैं, क्या दिया जाता है? ग्रेड दिया जाता है, जिसे ए बी सी डी ऐसे करके दिया जाता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है कि अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो याद रखिएगा, हमारी पढ़ाई का जो हिस्सा होता है वो दृश्य, मतलब देख और सुन के कितने ग्रहण किया जा सकता है। तो याद रखिएगा वो होता है दोस्तों 85%। 85% हिस्सा जो होता है वो दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ही ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है?
बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है, या जन्म से कुछ लेना देना नहीं होता है, या ज़रूरत नहीं होती है। तो याद रखिएगा, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को क्या होता है, निश्चयात्मक अनुशासन इसके लिए क्या करता है, बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कि जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है। जैसे टीचर होती हैं, इनकी ड्यूटी क्या करती है, कभी इलेक्शन में लग जाती है या कहीं दूसरी जगह लगा दी जाती है, तो इससे क्या होता है, टीचर पर उसकी पढ़ाने की क्षमता क्या होती है, वो घट जाती है, क्योंकि इसका जो ध्यान होता है दूसरी तरफ भटक जाता है। इसलिए इनके ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। अगर बोझ डाला जाएगा तो शिक्षा का लेवल बिगड़ता ही जाएगा। अगला है कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन करना चाहिए। तो याद रखिएगा, रचनात्मक मूल्यांकन नहीं दोस्तों, क्या हो जाएगा, सतत मूल्यांकन, मतलब उनका कंटिन्यू मूल्यांकन करना चाहिए। ये नहीं कि वर्ष के अंत में या छमाही में करें, तो उनका कंटिन्यू मूल्यांकन करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं सतत मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या करता हो। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए, क्या करे वो, जब एक आदर्श जीवन जीता हो, एक निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। तो क्या हो जाएगा, इसमें सभी विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। समस्याएं हल करना, बिना विशिष्ट हुनर का विकास करना, या आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की ओर उचित परिभाषा मानेंगे। तो समस्या हल करना, केवल समस्या हल करने से नहीं, विशिष्ट हुनर का क्या करना चाहिए, विकास, कोई ज़रूरी नहीं विशिष्ट हुनर हो। आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, ये भी ज़रूरी नहीं। तो क्या है, इनमें से दोस्तों कोई भी विकल्प सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। कोई भी व्यक्ति जो होता है एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, या खुद करके। कोई भी व्यक्ति प्रभावकारी तरीके से कब सीखता है, जब वो उसको खुद करके सीखता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही शुरू कब होती है वर्णमाला के अक्षरों की पहचान, तो शुरू हो जाती है दोस्तों 3 वर्ष में शुरू हो जाती है, लेकिन वो 5 वर्ष में क्या करने लगता है, पहचानने लगता है। अगर पहचानने की बात करें तो 5 वर्ष में, और शुरू कब होता है पहचानने की, वो होता है 3 वर्ष में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि क्या करे, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो याद रखिएगा, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वो विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मतलब सी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स निम्न में से गहन संबंध रखता है। आइडेंटिकल एलिमेंट्स निम्न में से गहन संबंध रखता है किसका, समान परीक्षा IQ, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण, या सामूहिक स्थानांतरण। तो याद रखिएगा, जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स होता है किससे इसका गहन संबंध है, तो याद रखिएगा इसका संबंध जो होता है अधिगम स्थानांतरण से होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों कह रहा है कि स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है।
स्फूर्ति अवस्था किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था? तो याद रखिएगा जो स्फूर्ति की अवस्था होती है वो कहा जाता है बाल्यावस्था को, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन दोस्तों किसका है? ये कथन है रोनाल्ड रास का है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। संवेदना जो होती है ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है? मानसिक विकास का है, शारीरिक विकास का है, ध्यान का विकास या भाषा का विकास? पहली सीढ़ी जो होता है वो दोस्तों क्या होता है? शारीरिक विकास का होता है, ये संवेदना की पहली सीढ़ी होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों किसकी संवेदना? तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा मानसिक विकास। संवेदना की पहली सीढ़ी क्या होती है? मानसिक विकास की होती है। तो थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास दोस्तों क्या होता है? पूर्वानुमेय होता है, बिल्कुल सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विकास होता है दोस्तों वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला एक विकास रेखीय होता है, ये गलत है दोस्तों, विकास रेखीय नहीं होता है। अगला एक विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, ये भी सही है। विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि विकास रेखीय होता है, ये दोस्तों गलत है। अगला है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है? शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है? स्नायुमंडल होता है, मांसपेशियों में वृद्धि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं या उपरोक्त सभी? तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी जो होते हैं दोस्तों शारीरिक विकास के क्षेत्र होते हैं। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा? जो ये तीन है दोस्तों, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, ये तो वंशानुक्रम के निकाय हैं, लेकिन जो अभिप्रेरणा होता है ये वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, ये कथन किसका है? मुर्रे का है, एडलर का है, क्रो एंड क्रो का है या जेबी वाटसन का है? तो याद रखिएगा ये कथन है दोस्तों क्रू एंड क्रू का। इन्होंने कहा है कि जो 20वीं शताब्दी है ये बालक की शताब्दी है। अगला क्वेश्चन है कि इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। किस अवस्था को दोस्तों? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। शैशवावस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? जो मिथ्या परिपक्वता का समय होता है दोस्तों वो होता है बाल्यावस्था का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? कि शरीर का विकास तीव्रता, शारीरिक विकास की तीव्रता, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरों पर निर्भर होते हैं, नैतिकता का होना गलत, क्योंकि दोस्तों शैशवावस्था में किसी प्रकार की नैतिकता बच्चे के अंदर नहीं होता है। मानसिक विकास में तीव्रता मतलब मानसिक विकास भी बहुत तीव्र होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा था, इसलिए नैतिकता का होना दोस्तों बच्चे में क्या होती है? नैतिकता नहीं होती शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। यहाँ भी दोस्तों शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये तो होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये सभी होती है, लेकिन क्या होता है? चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति दोस्तों ये भी शैशवावस्था का ही पार्ट होता है। अनुकरण द्वारा सीखना है, अनुकरण द्वारा वो करके सीखता है, ये भी सभी है, लेकिन जो शैशवावस्था में होता है बालक वो चिंतन नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है? किसके अनुसार है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया? कार्लसनिक के अनुसार है, पियाजे के अनुसार, स्किनर के अनुसार या हरलाक के अनुसार? तो याद रखिएगा विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? याद रखिएगा ये है कथन जीन पियाजे का। नहीं दोस्तों, जीन पियाजे का नहीं है, किसका है दोस्तों? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, ये कथन किसका है? हरलाक का है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 का 98 है कि बिग व हैट डैट डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किस अवस्था में होता है? तो याद रखिएगा ये होता है किशोरा अवस्था में, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। कौन सा सिद्धांत जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं? निरंतरता का होता है, अनुक्रमिकता का भी होता है, सामान्य से विशिष्ट भी होता है, लेकिन प्रतिवर्ती नहीं होता है, इसलिए क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये क्या होता है दोस्तों? निचली कक्षाओं में खेल पद्धति पर आधारित होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। 101 कह रहा है कि बालक का विकास परिणाम है। किसका परिणाम होता है? वंशानुक्रम का होता है, वातावरण का भी होता है, मतलब दोनों का साथ साथ होता है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया ही बालक के विकास का परिणाम होता है। जहाँ पर दोनों साथ साथ होते हैं वहीं पर क्या होता है? बालक के विकास होता है, क्योंकि बालक का विकास होता है इन दोनों पर डिपेंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किससे संबंधित है? तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत। मतलब विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये कथन निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। 103 है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं किसमें? बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर, विकास की दर, विकास का क्रम या विकास की सामान्य क्षमता। तो याद रखिएगा ये डिपेंड होते हैं बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर विकास की दर, तो ये भी दोस्तों सही हो सकता है। मतलब व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न कैसे होते हैं? विकास की दर भी दोस्तों क्या होती है? अलग अलग होती है। यहाँ पर दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका कि व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो विकास की दर सभी की अलग अलग होती है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग ने विकास के किस क्षेत्र में शोध किया है? संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक या नैतिक? तो याद रखिएगा लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लिए है लास्ट वाला, आप लोग इसको करने के बाद में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपका उत्तर क्या है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? भय से है, घृणा से है, आश्चर्य से है या भूख से? अगर इसका उत्तर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट में इसका उत्तर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।